जलवायु विज्ञान में आज का अध्याय है जेट धारा। जेट धारा ऊपरी वायुमंडल की धारा है, मतलब जो ऊपरी क्षोभमंडल है ना, क्षोभमंडल सीमा, उसके पास ये धाराएं चलती हैं। तो ऊपरी क्षोभमंडल की हवाओं के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा धरातलीय पवनों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो धरातलीय पवनों के लिए अलग चैप्टर में अध्ययन आप लोग करेंगे, उसका नाम होगा पवन प्रवाह की पेटियां। हम वायुदाब पेटियां और पवन प्रवाह पेटियों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल पवन प्रवाह पेटियों का संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे जरूरी है, तभी आप जेट धाराओं को समझ पाएंगे। तो यहाँ एक अध्याय के रूप में ना सही, कम से कम जानकारी के लिए, तभी हम जेट धाराओं को समझ पाएंगे ना। तो थोड़ा सा जानकारी ले लें। ये मैंने उत्तरी गोलार्ध बनाया है, उत्तरी गोलार्ध है ना, आधा मैंने पृथ्वी का आधा भाग ही बनाया है, विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक। तो पृथ्वी पर कुल 6 पवन प्रवाह पेटियां पाई जाती हैं। कितनी? 6 पवन प्रवाह पेटियां। पवनों के प्रवाह की अलग अलग पेटी होती है। उस पेटी में हवा की दिशा एक निश्चित दिशा में ही होती है। एक पेटी में, एक निश्चित पेटी में हवाएं एक निश्चित दिशा में ही बहती हैं। जैसे ही पेटी बदल जाएगी, मतलब बॉक्स चेंज हो जाएगा, हवाओं की दिशा कुछ और हो जाती है। तो पृथ्वी पर कुल 6 पवन प्रवाह पेटियां पाई जाती हैं, 3 उत्तरी गोलार्ध में और 3 दक्षिणी गोलार्ध में। हम जो 3 उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह पेटियां हैं, वही दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती हैं। इसलिए अगर हम उत्तरी गोलार्ध की 3 पवन प्रवाह पेटियों का अध्ययन कर लें, हल्का से इनके बारे में जानकारी ले लें, तो आगामी जेट धारा अध्याय में मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं मानता हूं कि 95% अभ्यर्थी इन पवन प्रवाह पेटियों के बारे में सामान्य अध्ययन में पढ़ चुके होंगे, कोई बहुत अजूबा वाली बात नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 3 पवन प्रवाह पेटियां हैं, उसमें विषुवत रेखा के पास वाली पवन प्रवाह पेटी को कहते हैं व्यापारिक पवनों की पेटी, बीच वाली पेटी को कहते हैं पछुआ पवन की पेटी, और इसे कहते हैं ध्रुवीय पवनों की पेटी। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, चाहे वो ध्रुव की ओर चले, उत्तरी ध्रुव की ओर, या उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चले, हमेशा ये हवाएं अपनी दाईं ओर घूम जाएंगी। जैसे सन्मार्गी पवन की पेटी, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन की पेटी, पछुआ पवन की पेटी, ध्रुवीय पवनों की पेटी, इन सभी में आप देखें हवाओं की जो दिशा है अपनी दाईं ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये तीर व्यापारिक पवन की पेटी में हवाएं मध्य अक्षांश से विषुवत की ओर प्रवाहित होती हैं, मध्य अक्षांश से विषुवत की ओर प्रवाहित होती हैं। इस क्रम में आप देख रहे हैं अपनी दाईं ओर घूम गई हैं, देखिए। इसी तरह पछुआ पवन की पेटी में हवाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, इसको भी आप देखिए अपनी दाईं ओर घूम गई हैं, है ना, दाईं ओर। इसी तरह ध्रुवीय पवनों की पेटी में हवाएं उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। ये हवाएं भी देखिए अपनी दाईं ओर घूम गई हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर घूम जाती हैं। जैसे अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम अगर व्यापारिक पवनों की पेटी की बात करें तो ये ऐसे बहेंगी, इनकी दिशा ऐसे होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि व्यापारिक पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की पेटी है, उसमें हवाएं अपनी बाईं ओर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे यहाँ मकसद क्या था, हम ये बता क्यों रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि अभी जब हम पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि जेट धारा पछुआ पवन की पेटी में प्रवाहित होती है, तो आप समझ जाएंगे कि पछुआ पवन की जो पेटी है वो व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवनों की पेटी के बीच में पड़ती है। दोनों गोलार्धों में व्यापारिक और ध्रुवीय पवनों की पेटी के बीच में जिस पवन की पेटी है वो है पछुआ पवन। इसे पछुआ पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी दिशा देखिए पश्चिम से पूरब की ओर दिखाई दे रही है। जो नीले कलर की हवाओं की जो दिशा दिखाई गई है ब्लू कलर में, उसमें आप साफ साफ देखिए कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, इसलिए इन्हें पछुआ पवन की पेटी कहते हैं। क्लियर? ओके, ये बस समझने के लिए, ये चित्र यहां नहीं बनाना है। तो जो जेट धारा है वो धारा, अभी हमने जो पवनें बताई, चाहे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन, ये धरातलीय पवन है, ठीक है। ये ऊपरी क्षोभमंडल की हवाएं नहीं है, लेकिन ऊपरी क्षोभमंडल में एक विशिष्ट प्रकार की वायु धारा चलती है जो बहुत वेग से प्रवाहित होती है।
उसे हम जेट धारा कहते हैं। जैसे नदी बहती है ना, नदी, गंगा नदी को ले लीजिए, कैसे बल खाती हुई विसर्पण करती हुई चलती है, वैसे ही ऊपरी क्षोभ मंडल में धरातल से 6000 से 8000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमा पवन की पेटी में, यानी बीचों बीच पश्चिमा पवन की पेटी में पश्चिम से पूरब की ओर, हम बता रहे हैं ऊपरी क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में धरातल से 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच, 6 से 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच पश्चिमा पवन की पेटी में पश्चिम से पूरब की ओर प्रबल वेग से विसर्पण करने वाली, जैसे सांप चलता है विसर्पण करना, तो विसर्पण करने वाली वायु धाराओं को ही जेट धारा कहते हैं। दोनों गोलार्धों में पश्चिमा पवन की पेटी में धरातल से 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई के मध्य साल भर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम से पूरब की ओर साल भर प्रवाहित होने वाली इन वायु धाराओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। हुआ यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पायलट अपने लड़ाकू विमान को उड़ा रहा था, तो उसने महसूस किया कि मध्य अक्षांश, देखिए विषुवत रेखा को निम्न अक्षांश कहते हैं और ध्रुवों के जो अक्षांश है उसे हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश। तो मध्य अक्षांश मतलब बीच के जो अक्षांश है, दोनों गोलार्धों में जो बीचों बीच वाले जो अक्षांश है उन्हें हम कहते हैं मध्य अक्षांश। तो पायलट जब अपने लड़ाकू विमान को उड़ा रहा था तो उसने महसूस किया कि जब वो मध्य अक्षांश में पहुंचा, ऊपरी क्षोभ मंडल में, भाई प्लेन धरती पर तो दौड़ेगा नहीं, ऊपरी क्षोभ मंडल में ही दौड़ेगा ना, या आमतौर पे जो पायलट होते हैं अपने विमानों को समताप मंडल में उड़ाते हैं, काफी ऊपर ले जाकर, क्योंकि आप देखते हैं कि जब विमान उड़ता है तो नीचे बादल दिखाई देते हैं, इसका मतलब विमान कहाँ उड़ रहा होता है, समताप मंडल में उड़ रहा होता है। विमान को समताप मंडल में क्यों उड़ाना पसंद करते हैं पायलट, क्योंकि समताप मंडल में ना आंधी आती है, ना चक्रवात आता है, ना वर्षा होती है, ना बादल बनते हैं, क्योंकि समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं केवल क्षोभ मंडल में होती है। क्लियर। तो उसने महसूस किया कि जब ऊपरी क्षोभ मंडल में वो अपने विमानों को दौड़ा रहा था तो मध्य अक्षांशों में पहुंचने पर उसका विमान और तेजी से दौड़ने लगा, और जब वो लौट रहा था तो उसने महसूस किया, जब वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा था अपना विमान लेकर, तो उसका विमान कम तेल में बहुत स्पीड से दौड़ने लगा, उड़ने लगा, और जब वो पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका विमान पूरा स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, कोई अवरोध आ रही है, हवा आ रही है। तो उसी समय इनकी खोज हुई, तो इसका लाभ उठाया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। लड़ाकू विमान के पायलट क्या करते थे, अगर उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर जाना होता था धरती पर, तो अपने विमानों को जेट धारा मिलाकर छोड़ देते थे और बहुत शीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। बशर्ते अगर इन धाराओं का लाभ लेना है तभी लाभ लिया जा सकता है जब पश्चिम से पूरब की ओर चला जाए, है ना। पश्चिम से, जैसे अमेरिका से भारत की ओर अगर आप आएंगे तो इन जेट धाराओं में अपना विमान डाल देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी आपके विमान की, ठीक है। तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनकी खोज हुई थी। उत्पत्ति कैसे होती है, विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बहुत गर्मी होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिससे धरातल पर निम्न दाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है, दबाव कम होता है क्योंकि हवाएं ऊपर उठती हैं। विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र पर जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ऊपरी क्षोभ मंडल में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती हैं। नीचे निम्न दाब का केंद्र, यहाँ L लिखा हुआ है, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे H लिखा हुआ है, मतलब हाई प्रेशर। लो प्रेशर धरातल पर, विषुवत रेखा पर धरातल पर लो प्रेशर होगा, और ऊपरी क्षोभ मंडल में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र पर जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो धरातल पर निम्न दाब का क्षेत्र और ऊपरी क्षोभ मंडल में उच्च दाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है। वायुदाब प्रवणता के चलते हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल से दोनों ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। वायुदाब प्रवणता मतलब यहाँ पे दाब अधिक है और ध्रुवों की ओर वायुदाब कम होता है, इसे हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे उच्च वायुदाब, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वायुदाब कम होता चला जाएगा, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब है तो सापेक्षिक रूप से दोनों किनारों पर वायुदाब कम होगा, तो इसे हम कहते हैं प्रवणता, मतलब ढाल, घटते जाना धीरे धीरे, है ना। ताप प्रवणता होती है, उसी तरह वायुदाब प्रवणता होती है, सिंपल सी बात है। तो वायुदाब प्रवणता के चलते ये वायु धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। कहाँ, ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऊपरी क्षोभ मंडल में वायुदाब प्रवणता के चलते ये वायु धाराएं पुनः विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इन वायु धाराओं की दिशा अपनी दाईं तरफ होती है।
उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दाईं तरफ होती है। हम बात कर रहे हैं ऊपरी क्षोभमंडल में, धरातली पवनों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम जो दिशा बताएंगे, अब आप ये मत सोचने लगे कि अभी तो मैं यहाँ पे चित्र बनाकर कुछ और बताया, नहीं, हम ऊपरी क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं। तो जब वायुधाराएं विषुवत रेखा पर उठती हैं तो ऊपरी क्षोभमंडल में वायुदाब में वृद्धि ला देती हैं। परिणाम स्वरूप वायुदाब प्रवणता के चलते हवाएं ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा अपनी दाईं तरफ होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा अपने दाएं तरफ होती है ना, ये देख रहे हैं दाईं तरफ। जब ये वायुधारा 30 से 35 अंश अक्षांशों के पास पहुंचती है, उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित, विषुवत से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होते हुए जब ये वायुधारा 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश के पास पहुंचती है तो इसकी दिशा पूरी तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाती है, क्योंकि इनमें अपनी दाईं तरफ घूमने की प्रवृत्ति तो होती ही है। और जब 30 अक्षांश के पास पहुंचती है तो कोरियोलिस बल के चलते इन पवनों की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। ऊपरी क्षोभमंडल में मध्य अक्षांशों में, ऊपरी क्षोभमंडल में मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली इन धाराओं को ही जेट धारा कहते हैं। ऐसे इनकी उत्पत्ति होती है। विशेषताएं क्या है, यहाँ पे लिखा है ऊपरी क्षोभमंडल में पवन प्रवाह, है ना, फिर ऐसे हो जाता है। विशेषताएं क्या है, ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली इस पवन सरिता की चौड़ाई तो सैकड़ों किलोमीटर होती है। इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई लेकर प्रवाहित होती है। आमतौर पर एक नदी की चौड़ाई क्या होती है, 200 से 250 या 300 या 400 मीटर या 500 मीटर ले लेते हैं। नदी की चौड़ाई यही होती है ना, 400 या 500 मीटर। बहुत चौड़ी होगी ब्रह्मपुत्र जैसी तो 1000 मीटर हो जाएगी नदी चौड़ी। लेकिन जो जेट धारा होती है उसकी चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर होती है। तो ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जेट धारा की चौड़ाई या इस पवन सरिता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे नदी प्रवाहित होती है उसी तरह जेट धारा भी नदी की तरह ही प्रवाहित होती है, तो इसे पवन सरिता भी कहते हैं। तो ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली इस पवन सरिताओं की चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर होती है, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा प्रचंड वायु वेग वाली सकरी पट्टी में संकेंद्रित रहती है। अर्थात इनकी चौड़ाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनमें वास्तविक गतिज ऊर्जा मध्य भाग में होती है। अर्थात मध्य भाग में इन पवनों की गति सबसे तेज होती है। बाहरी भागों में इनकी गति थोड़ी कम होगी, जैसे यहाँ 140 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ 150 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे लिखा है 220 किलोमीटर पर घंटा। तो लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा प्रचंड वायु वेग वाली सकरी पट्टी में संकेंद्रित रहती है। जेट धारा की तरंगे, मुख्य रूप से इसमें जानने लायक बात है जेट धारा की तरंगे हैं। इनकी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। जेट धारा विसर्पण करती है, ठीक है, जैसे सांप या नदी विसर्पण करते हुए चलती है ना, जेट धारा भी विसर्पण करती है। तो इनके विसर्पण के चलते इनकी दो तरह की तरंगे होती हैं। एक तो सांप की तरह क्षैतिज विसर्पण, एक होता है सांप की तरह ऐसे नदी की तरह क्षैतिज विसर्पण करना, मतलब दाएं या बाएं। सांप जब विसर्पण करता है तो तरंग बनाता है ना, इधर ऐसे ऐसे, ये क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है ना। तो सांप या नदी का जो विसर्पण होता है वो क्षैतिज होता है, कभी दाएं मुड़ेगी कभी बाएं मुड़ेगी। ओके, तो एक तो होता है इनमें क्षैतिज विसर्पण और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर विसर्पण। ये आप समझ रहे हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब कभी धरातल से ऊपर चली गई फिर नीचे चली आई, फिर ऊपर चली गई फिर नीचे चली आई, तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर विसर्पण। तो जेट धारा की तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ऊर्ध्वाधर तरंगे और क्षैतिज तरंगे। जो ऊर्ध्वाधर तरंगे हैं पर्वतीय अवरोध के कारण होता है कि जब जेट धारा प्रवाहित होती है, रास्ते में कोई पर्वत आ गया तो पर्वत की ढाल के सहारे जेट धारा ऊपर उठ जाएगी, फिर पर्वत का ढाल जब समाप्त हो जाता है तो नीचे आ जाएगी, यानी इधर पर्वत पर ऐसे चढ़ गई फिर दूसरे वाले ढाल पर ऐसे उतर गई। तो जो पर्वतीय अवरोध होते हैं ना, उनके चलते जेट धारा में ऊर्ध्वाधर विसर्पण पाया जाता है, पर्वतीय अवरोध के चलते। यहाँ चित्र बना दिया गया है सी लेवल, यानी धरातल से ऊपर ऐसे ऐसे बहती है, ये देखिए, यानी यहाँ जहाँ पे उठा हुआ है वहां पर पर्वत है कोई, है ना, तो पर्वतीय अवरोध के चलते ऊर्ध्वाधर विसर्पण पाया जाता है। क्षैतिज तरंगे या ऊर्ध्वाधर तरंगों का निर्माण पर्वतीय अवरोध के चलते होता है। क्षैतिज तरंगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं।
मतलब कभी ये तरंगे ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, कभी विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं, मतलब ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं क्षैतिज, है ना। तो क्षैतिज तरंगे मतलब लिखना नहीं कि कभी विषुवत की ओर मुड़ जाती है कभी ध्रुव की ओर, ये तो समझने वाली बात है। तो जो जेट धारा की इसमें चित्र बना देंगे, हर बात बोलने की जरूरत नहीं होती है, चित्र बना देंगे, एग्जामर समझ जाएगा कि अच्छा कभी इक्वेटर की तरफ, कभी उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो क्षैतिज तरंगे इतनी दीर्घाकार होती हैं, जेट धारा की जो क्षैतिज तरंगे इतनी विशाल होती हैं कि पूरे ग्लोब पर अधिक से अधिक 7 तरंगे ही विद्यमान हो सकती हैं। मतलब पृथ्वी कितनी बड़ी है, इस पूरी पृथ्वी पर एक तरंग कितनी होती है, ये हो गई उठी और यहाँ पे गिरी, इसे हम कहते हैं एक तरंग। जैसे ये क्या है, यहां से यहां तक एक तरंग, फिर ये 2 तरंग, फिर ये 3 तरंग, फिर ये 4 तरंग, है ना। 1 2 3 4, मैंने 4 तरंगे बनाई। तो क्षैतिज तरंगे इतनी दीर्घाकार होती हैं, इतनी विशाल होती हैं कि पूरे ग्लोब पर यानी पूरी धरती पर केवल 7 तरंगे ही हो सकती हैं। मतलब बहुत विशाल होती है इसकी तरंगे, है ना। मतलब इसकी तरंगों की लंबाई या तरंगों का विस्तार 6000 किलोमीटर तक हो सकता है, एक तरंग की लंबाई। ठीक है, मैं यहाँ इलाहाबाद में हूं, यहां से मुंबई की दूरी, इलाहाबाद से मुंबई की दूरी 3000 किलोमीटर लमसम पड़ता है, 2.5 से 3000 किलोमीटर। लेकिन जेट धारा के एक तरंग की लंबाई 6000 किलोमीटर हो सकती है। और इनका आयाम मतलब चौड़ाई, आयाम क्या होता है, ये होता है आयाम, यानी कितना विचलन आ रहा है इनमें, इतना विचलन आ रहा है। जब उत्तर में गया तो यहां तक और दक्षिण में गया तो यहां तक, ये जो इनका विचलन आ रहा है ना, इसे कहते हैं आयाम। तो इनकी एक तरंग की लंबाई 6000 किलोमीटर हो सकती है और इनका आयाम 900 किलोमीटर तक हो सकता है, आयाम केवल। बात समझ के, इतनी दीर्घाकार होती हैं। इन तरंगों की उत्पत्ति का कारण रिलेटिव वर्टिसिटी माना जाता है। रिलेटिव वर्टिसिटी क्या है, अभी 2 लाइन बाद आप समझ जाएंगे। तो जेट धारा की क्षैतिज तरंगों, साफ बात है हम क्षैतिज तरंगे पढ़ा रहे हैं, जेट धारा की क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति का जो कारण है वो रिलेटिव वर्टिसिटी को माना जाता है। रिलेटिव वर्टिसिटी, इसको संक्षेप में हम आरवी लिख दिए हैं, रिलेटिव वर्टिसिटी होती है। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसे हम कहते हैं प्लैनेटरी वर्टिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसे हम कहते हैं प्लैनेटरी वर्टिसिटी यानी पीवी। पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुएं घूम रही हैं, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं तो मैं भी पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा हूं, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वर्टिसिटी। लेकिन मैं पृथ्वी पर टिका हुआ हूं तो मेरी जो पृथ्वी के साथ घूमने की गति है एक बराबर है, हम और आप पृथ्वी पर एक समान घूम रहे हैं। लेकिन हवाएं पृथ्वी से स्वतंत्र हैं, गैसें क्या है, पृथ्वी से स्वतंत्र हैं, पृथ्वी के साथ साथ तो नहीं घूमती हैं। लेकिन पृथ्वी के घूमने का प्रभाव हवाओं पर भी पड़ता है, जिससे हवाएं भी घूमने लगती हैं। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी की चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल भी घूमने लगता है। लेकिन वायुमंडल की घूमने की दर कुछ अलग होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ नहीं है, वायुमंडल पृथ्वी से स्वतंत्र है, गैस है वो, है ना। तो जेट धारा की क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति का कारण रिलेटिव वर्टिसिटी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसे प्लैनेटरी वर्टिसिटी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुएं घूम रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वर्टिसिटी, है ना, सापेक्षिक। पीवी को यानी प्लैनेटरी वर्टिसिटी जो पृथ्वी घूम रही है, पीवी को कोरियालिस बल की भांति व्यक्त करते हैं, है ना, जिसका मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कोरियालिस बल का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत पर सबसे कम होता है ना। प्लैनेटरी वर्टिसिटी को कोरियालिस बल की भांति व्यक्त करते हैं, जिसका मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत पर सबसे कम। अब एक रोचक फार्मूला आएगा आपके सामने, उसको समझ जाएंगे, जेट धारा के क्षैतिज विचलन को आप समझ जाएंगे कि क्षैतिज विसर्पण क्यों होता है या क्षैतिज तरंगे इसमें क्यों पाई जाती है। लिखा है यदि आरवी कम है तो पीवी अधिक होगा, यदि आरवी अधिक है तो पीवी कम होगा। रिलेटिव वर्टिसिटी कम है तो पीवी अधिक होगा, रिलेटिव वर्टिसिटी अधिक है तो पीवी कम होगा। जब पर्वतीय जेट धारा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, प्रवाहित होती है ऊपरी क्षोभमंडल में, तो जब पर्वतीय अवरोध आ जाता है जेट धारा के मार्ग में, जब
पर्वतीय अवरोध आएगा तो जेट धारा ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। तो जब ऊपर चढ़ेगी तो उसकी गति कुछ कम होगी, तो इसे हम कहेंगे जेट धारा की रिलेटिव वर्टिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ढाल के सहारे पर्वतीय अवरोध के चलते जेट धारा की रिलेटिव वर्टिसिटी घट जाती है। यहाँ पे पर्वत आ गया कोई, यहाँ पे कोई 1 मिनट, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्वत है ना, तो पर्वत के सहारे जब ऊपर चढ़ती है जेट धारा तो उसकी रिलेटिव वर्टिसिटी घट जाती है, तो जेट धारा ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। मतलब ये तो ऊपर नीचे दिखाया गया है ना धरातल से, तो जब आरवी घटती है तो जेट धारा ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए ध्रुवों की ओर मुड़ गई, क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर पीवी अधिक होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लैनेटरी वर्टिसिटी को कोरियोलिस बल की व्याख्या करते हैं जिसका मान ध्रुवों पर सबसे अधिक, कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो जब जेट धारा की रिलेटिव वर्टिसिटी कम होती है तो यहाँ लिखा है पीवी अधिक होगा, मतलब तब जेट धारा उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर पीवी अधिक होता है, प्लैनेटरी वर्टिसिटी अधिक होती है। और जब जेट धारा पर अगले पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, जब जेट धारा पर्वत को पार करके, पर्वतीय अवरोध को पार करके ढाल के सहारे नीचे उतरती है, तो जेट धारा की रिलेटिव वर्टिसिटी अधिक हो जाती है और ऐसे स्थिति में जेट धारा विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए, क्योंकि विषुवत रेखा पर प्लैनेटरी वर्टिसिटी कम होता है। ठीक है, इसको समझ गया? इसीलिए लिखा था मैंने। जेट धारा की विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। जेट धारा की विकास की अवस्थाएं, जेट धारा एक ही भांति प्रवाहित नहीं होती है। जैसे नदी विसर्पण करती है तो धीरे धीरे उसका विसर्पण बढ़ता चला जाता है ना, और जैसे ही नदी का विसर्पण बढ़ता चला जाता है तो जो नदी का तरंग होता है नदी को छोड़ देता है, मूल धारा फिर सीधे चलने लगती है और तरंग नदी से हटकर अलग हो जाता है। उस तरंग को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील, जीएस में पढ़ाया। वही काम जेट धारा भी करती है। तो जेट धारा की विकास की अवस्थाएं, जेट धारा को पहले ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे जेट धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उसकी तरंगों के आकार और विस्तार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे जेट धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उसके तरंगों के आकार और विस्तार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जेट धारा में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि को, जेट धारा में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि को सूचक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक चक्र। सूचक चक्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, या सूचक चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। फिर से बोल दें, जैसे जैसे जेट धारा पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है इसके तरंगों के आकार और विस्तार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जेट धारा में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि को सूचक चक्र कहते हैं। सूचक चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैंने बताया है। इसको प्रत्येक अवस्था को आप 3-3, 4-4 लाइन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? पहली अवस्था, ठीक है, पहली अवस्था में जेट धारा की स्थिति ध्रुवों के पास होती है। हम एक ही गोलार्ध को दिखा रहे हैं, दोनों गोलार्ध में दिखाने से कोई मतलब नहीं। आप एक, जैसे हमने केवल यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध को लिया है ना, अब आप उत्तरी गोलार्ध में क्या घटित हो रहा है उसे देख के समझ सकते हैं। तो पहली अवस्था में जेट धारा की स्थिति ध्रुवों के समीप होती है और यह सीधी रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर, और यह लगभग सीधी रेखा, थोड़ा बहुत विसर्पण यहाँ देख रहे हैं आप। देखिए, पहली अवस्था में जेट धारा की स्थिति ध्रुवों के पास होती है, ध्रुवों के समीप होती है और यह लगभग सीधी रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पहली अवस्था में जेट धारा के उत्तर में शीतल ध्रुवीय वायु राशि होती है और जेट धारा के दक्षिण में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जेट धारा के उत्तर में शीतल ध्रुवीय वायु राशि पाई जाती है और जेट धारा के दक्षिण में उष्ण वायु राशि पाई जाती है। क्योंकि विषुवत रेखा पर गर्मी पड़ती है तो विषुवत रेखा के समीप की हवाएं गर्म होती हैं। ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश 6 महीना दिन होता है, 6 महीने रातें भी होती है। वहां पे सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, इसलिए वहां पे हवाएं ठंडी होती हैं। ये समझने वाली बात है, बाद में इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल विषुवत रेखा के पास की हवाएं गर्म और ध्रुवों के पास की हवाएं ठंडी।
तो पहली अवस्था में जेट धारा के उत्तर में शीतल ध्रुवीय वायु राशि होती है और इसके दक्षिण में उष्ण वायु राशि होती है। मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है। द्वितीय अवस्था को देखते हैं। द्वितीय अवस्था में तरंगों के आयाम में वृद्धि होने लगती है। द्वितीय अवस्था में तरंगों के आयाम में मतलब उनका जो विसर्पण है, कभी दाएं कभी बाएं, तो द्वितीय अवस्था में तरंगों के आयाम में वृद्धि होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप शीतल वायु राशि विषुवत रेखा की ओर बढ़ने लगती है और उष्ण वायु राशि ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे जेट धारा विसर्पण करती चली जाएगी तो ये देखिए ये उष्ण वायु राशि यहाँ पे ही है, लेकिन जैसे जैसे ये वाला विसर्पण उत्तर की ओर खिसकता जाएगा, ये वाला जो विसर्प है उत्तर की ओर खिसकता चला जाएगा, ये उष्ण वायु राशि उत्तर की ओर चली जाएगी और ये वाला विसर्पण जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ आएगा, शीतल वायु राशि दक्षिण की तरफ खिसकती चली जाएगी। तो द्वितीय अवस्था में तरंगों के आयाम में वृद्धि होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप शीतल वायुपुंज विषुवत रेखा की ओर और उष्ण वायुपुंज ध्रुवों की ओर खिसकने लगती है, ठीक है। तृतीय अवस्था को देखते हैं। तृतीय अवस्था में तरंगों के विसर्पण में और ज्यादा वृद्धि होती है। तृतीय अवस्था में तरंगों के विसर्पण में और ज्यादा वृद्धि होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप उष्ण और शीतल वायुपुंज का भारी मात्रा में विस्थापन होने लगता है। यही चित्र शीतल उष्ण। अब ये इतना ज्यादा विस्थापन है, सी मतलब कोल्ड, डब्ल्यू मतलब वार्म, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए सी डब्ल्यू लिख दिया हूं। कोल्ड मतलब शीतल वायु राशि और डब्ल्यू मतलब उष्ण वायु राशि। तो जैसे जैसे तृतीय अवस्था में तरंगों के आयाम और विसर्पण में और अधिक वृद्धि हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप शीतल और उष्ण वायुपुंज का भारी मात्रा में विस्थापन हो जाता है। अर्थात शीतल वायुपुंज विषुवत रेखा के और अधिक निकट चलाता है और उष्ण वायुपुंज ध्रुवों के और अधिक निकट पहुंच जाता है, भारी मात्रा में विस्थापन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वायुदाब प्रवणता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर न होकर पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। आमतौर पर जो तापमान प्रवणता, आमतौर पर तापमान प्रवणता कैसी होती है? विषुवत रेखा पर अधिक तापमान और ध्रुवों पर कम तापमान, इसके चलते तापमान प्रवणता उत्तर दक्षिण होती है। जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे, विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तापमान घटता चला जाता है। तो तापमान प्रवणता सामान्य रूप से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा में तापमान प्रवणता सामान्य रूप से पाई जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में तापमान प्रवणता उत्तर दक्षिण न होकर पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। जैसे जैसे पश्चिम की पूर्व की ओर जाएंगे तापमान बदलता चला जाता है, यानी ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा। तो तापमान प्रवणता जो है पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। चौथी अवस्था में तरंगों के विसर्पण के चलते तरंगों के आयाम में अत्यधिक वृद्धि के चलते तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है। चौथी अवस्था में तरंगों के आयाम में अत्यधिक वृद्धि के चलते इन तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है। मूल धारा सीधे प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। मूल धारा इन तरंगों को छोड़कर सीधे प्रवाहित होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि हवाओं में काफी उलटफेर हो जाता है। उलटफेर कैसे हुआ? ये जो वायुपुंज आप देख रहे हैं जो उत्तर की ओर जा रहा था, इसमें कौन सी हवा थी? इसमें उष्ण वायु राशि थी, यानी ये उष्ण वायु राशि है। और विषुवत रेखा के पास ये दोनों जो गोले हैं इसमें ठंडी वायु राशि है। ये देखिए सी विषुवत की तरफ खिसक रहा था ना, कोल्ड वाला। जो ध्रुवीय शीतल वायु राशि है ये विषुवत रेखा की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे विसर्पण बढ़ रहा था तो ठंडी ध्रुवीय वायु राशि विषुवत की तरफ आ रही थी और उष्ण वायु राशि ध्रुव की तरफ जा रही थी। इसी का परिणाम होता है कि जब तरंगों के आयाम में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च अक्षांश में उष्ण वायु राशि ठंडी हवाओं से घिर जाती है और निम्न अक्षांशों में शीतल ध्रुवीय वायु राशि उष्ण हवाओं से घिर जाती है। क्योंकि यहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं लेकिन ये तो ठंडी हवाएं हैं। इसको एक लाइन में ऐसे लिखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप
उच्च और निम्न अक्षांशों में, इसके परिणामस्वरूप उच्च और निम्न अक्षांशों में शीतल और उष्ण वायु राशियां विपरीत गुणों वाली हवाओं से घिर जाती हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ये हो गया। और ऐसी स्थिति में तापमान प्रवणता पूरी तरह से पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। तापमान कहीं अधिक कहीं कम, कहीं अधिक कहीं कम, तापमान प्रवणता पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। ठीक है। मौसम में इसका प्रभाव ये होता है कि मौसम में काफी उलटफेर हो जाता है। मौसम में इतना बड़ा फेरबदल हो जाता है कि अलास्का में फ्लोरिडा से अधिक गर्मी हो पड़ती है और अलास्का और फ्लोरिडा में ठंडी पड़ने लगती है। इसको कैसे समझेंगे, आइए समझाते हैं। यह उत्तरी अमेरिका, यह 49वीं समानांतर रेखा, परिचय करने के लिए बता दूं, 49वीं समानांतर रेखा है ना, इसके उत्तर में क्या है, कनाडा, ताकि आप समझ जाएं। इसके दक्षिण में क्या है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं अलास्का। अलास्का ऐसे तो जुड़ा है कनाडा से, लेकिन अलास्का कनाडा का भाग नहीं है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। तो अलास्का बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है। तो अलास्का में आमतौर पे ठंडी पड़नी चाहिए, लेकिन जब जेट धारा की तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है तो शीतल वायु राशि ध्रुव के पास पहुंच जाती है, उष्ण वायु राशि ध्रुव के पास पहुंच जाती है और शीतल वायु राशि विषुवत रेखा के पास चली जाती है। इसके परिणामस्वरूप मौसम में काफी उलटफेर हो जाता है। यहाँ तक कि अलास्का में ये फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है ये है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं फ्लोरिडा राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो मौसम में इतना बड़ा उलटफेर हो जाता है कि अलास्का में फ्लोरिडा से भी अधिक तापमान अंकित किया जाता है, जबकि अलास्का उत्तरी ध्रुव के पास है और फ्लोरिडा विषुवत रेखा के पास है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उष्ण वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है और शीतल ध्रुवीय वायु राशि विषुवत रेखा के निकट चली जाती है। ठीक है, ये हो गया जेट धारा की परिभाषा, उत्पत्ति, विशेषता, इनकी तरंगें और विकास की 4 अवस्थाएं। इसके बाद जेट धारा में थोड़ा सा अध्ययन और रह गया है। इसके बाद हम जेट धारा का प्रकार पढ़ाएंगे कि जेट धारा कितने प्रकार की होती है और जेट धारा का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इन दोनों बातों को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल इसे वीडियो को आप 1 से 2 से 3 से 4 बार लगातार बार देख के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। एक बार इसको ढंग से समझ जाएंगे तो भूलता नहीं। ठीक है, नमस्कार।